अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। हम आज एक एलिजी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। एलिजी दोस्तों एक ऐसी नज़म को कहते हैं जो किसी के मरने के बाद उसकी याद में लिखी जाती है। इसे उर्दू ज़ुबान में मरसिया या नोहा कहा जाता है। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड दोस्तों इसका मतलब ये है कि ऐसा मरसिया जो गाँव के एक कब्रिस्तान में लिखा गया हो। कंट्री कहते हैं गाँव को और चर्च यार्ड का मतलब है कब्रिस्तान। इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका जो राइटर है थॉमस ग्रे, उसने जब ये नज़म लिखी तो वो एक गांव के कब्रिस्तान में मौजूद था। दोस्तों इस एलिजी में 29 स्टेंजाज है और एक छोटा सा एपिटाफ है। एपिटाफ क्या होता है ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हम ये पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम पहले 16 स्टेंजाज को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो चलें शुरू करते हैं। The curfew tolls the knell of parting day. The lowing herd went slowly over the lea. दोस्तों इसमें शायर कहता है कि कर्फ्यू टोल्स यानी घंटी बजती है द नील ऑफ पार्टिंग डे, जो कि इशारा है कि दिन ख़त्म हो रहा है। दोस्तों पुराने ज़माने में ये होता था कि एक घंटी लगी होती थी जो शाम को बजा करती थी। उसका मतलब ये था कि लोग अब अपने काम छोड़कर अपने घरों की तरफ आराम करने के लिए चले जाएं। शायर यहाँ पे उस घंटी की बात करता है और कहता है द नील ऑफ पार्टिंग डेज। नील का मतलब है कि ऐसी घंटी जो किसी के मरने पर बजाई जाए। नील ऑफ पार्टिंग डे का मतलब ये है कि दिन की डेथ हो रही है, यानी दिन ढल रहा है। द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, और जो जानवरों के झुंड हैं वो आहिस्ता से घास के मैदानों पर से गुजर रहे हैं। लोइंग हर्ड का मतलब है जानवरों के झुंड। विंड स्लोली ओवर द ली का मतलब ग्रीन फील्ड्स, यानी घास के मैदानों पर से हवा की तरह बिल्कुल स्लोली वहाँ से गुजर रहे हैं। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉड्स हिज वेरी वे एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, कि जो किसान है वो अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं और दुनिया में जो बाकी चीज़ें रह गई हैं वो मैं हूँ और अंधेरा है। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट एंड ऑल द एयर अ सोलेम स्टिलनेस होल्ड। दोस्तों इसमें शायर कहता है कि जो ज़मीन थी जो चमक रही थी सूरज की वजह से वो अब धुंधली होना शुरू हो चुकी है। एंड ऑल द एयर अ सोलेम स्टिलनेस होल्ड, और जो हवा है जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक खालीपन सा पैदा हो रहा है, एक स्टिलनेस आ रही है। सेव वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्राउनिंग फ्लाइट, सिवाय उस जगह के जहाँ पे एक मक्खी फड़फड़ा रही है। एंड ड्राउजी टिंकलिंग्स लल द डिस्टेंट फोल्ड्स, और या उस जगह के जहाँ पे घंटियाँ बजने की आवाज़ें आ रही हैं दूर से जो एक लोरी की तरह लग रही हैं। इसका मतलब ये है कि हवा में हर तरफ खामोशी है सिवाय उस जगह के जहाँ पे एक बीटल फड़फड़ा रही है। बीटल दोस्तों एक मक्खी की किस्म है, जब ये उड़ती है तो इसकी आवाज़ होती है। इसलिए वो कह रहा है कि सिवाय उस जगह के जहाँ पे बीटल जो है वो फड़फड़ा रही है और या उस जगह के जहाँ पे घंटियों की आवाज़ें आ रही हैं। अब ये जो घंटियों की आवाज़ें हैं ये वो हैं जो जानवर जा रहे थे। ऊपर वाले स्टैंजा में हमने पढ़ा है कि जानवरों का एक झुंड जो जा रहा था उन्होंने गले में घंटियाँ पहनी हुई थी जिसकी आवाज़ें दूर से आ रही थी और जो ऐसे लग रहा था जैसे लोरी की तरह है, यानी इतनी पीसफुल लग रही थी। Save that from yonder ivy-mantled tower, the mooping owl does to the moon complain, सिवाय उस टावर के जिसे आइवी के पत्तों ने ढांपा हुआ है। दोस्तों आइवी एक बेल का नाम है जो दीवार के साथ साथ जाती है, जिसमें एक उल्लू बैठा, यानी उस टावर में एक उल्लू बैठा जो चांद से शिकायत कर रहा है। दोस्तों अगर आप देखें तो जो राइटर है उसने कहा था कि हर तरफ खामोशी है, अब वो कुछ जगह बता रहा है जहाँ पर खामोशी नहीं है और कह रहा है सिवाय इन जगहों के हर जगह खामोशी है। Of such as wandering near her secret bower molest her ancient solarity reign, अब जो उल्लू है वो चांद से शिकायत ये कर रहा है कि एक अनजान सा आदमी उसकी सीक्रेट जगह पर घूम रहा है और उसकी जो तन्हाई है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। सॉलिटरी का मतलब है तन्हाई और सीक्रेट बोवर कहते हैं यानी सीक्रेट प्लेस को। दोस्तों शायर यहाँ पे अपनी बात कर रहा है और कह रहा है कि उल्लू मुझे एक अननोन बंदा समझ रहा है जो उसकी तन्हाई को डिस्टर्ब कर रहा है। अब अगर आप देखें तो शायर को नहीं पता कि उल्लू क्या बोल रहा है क्योंकि उसको तो उसकी ज़ुबान नहीं आती, लेकिन शायर इमेजिन कर रहा है कि उल्लू चांद से यही कह रहा होगा कि ये कौन बंदा है अननोन सा जो यहाँ मेरे इलाके में घूम रहा है। बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स दैट यू ट्रीज शेड, उन रफ एल्म्स के दरख्त के नीचे जो कि बहुत सायादार दरख्त हैं। वेयर हीव्स द टर्फ इन मैनी अ मोल्डरिंग हीप ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, वो जगह जिसे घास ने ढांपा हुआ है और हर शख्स अपने एक छोटे से कैद खाने में हमेशा के लिए सो रहा है।
टर्फ कहते हैं ऐसी ज़मीन को जिस पर घास उगी हो। द रूड फॉर फादर्स ऑफ हैमलेट स्लीप। रूड का मतलब है सिंपल, यानी जो सिंपल अबाविजदाद हैं, यानी सादा से जो लोग थे, यानी किसानों की बात यहाँ पे की जा रही है। जो वो लोग हैं उनके अबाविजदाद वो यहाँ पे हमेशा के लिए सो रहे हैं। हैमलेट दोस्तों एक नस्ल का नाम है जो उस गांव की रहने वाली है। यहाँ पे उनकी बात हो रही है कि हैमलेट नस्ल के जो अबाविजदाद हैं वो यहाँ पे सो रहे हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न। सुबह की वो हवा, वो खुशबूदार हवा जो चलती है। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड। परिंदों का चहचहाना उनके घोंसलों में से। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन ऑन द इकोइंग हॉर्न। मुर्गों का ज़ोरदार आवाज़ में बांग देना। नो मोर शेल राउज देम फ्रॉम देयर लवली बेड। इन सब में से कोई भी चीज़ उन्हें अपने बेड पर से नहीं उठा सकती। बेड का यहाँ पे मतलब है कब्रों में से, यानी जो कब्रों में सो रहे हैं, इन सब में से कोई भी चीज़ उन्हें कब्रों में से वापस नहीं उठा सकती। फॉर देम नो मोर ब्लेजिंग हर्थ शेल बर्न। उनके लिए अब कोई भी चूल्हा नहीं जलेगा, क्योंकि वो मर चुके हैं, इसलिए ज़ाहिरी बात है वो अब खा पी तो सकते नहीं, इसलिए कोई चूल्हा उनके लिए नहीं जलेगा। और बिजी हाउसवाइफ प्ले हर इवनिंग केयर। और कोई बीवी उनके लिए शाम का खाना तैयार नहीं करेगी। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न। कोई बच्चे उनके वापस घर आने पर उनसे भाग कर नहीं लिपटेंगे। और क्लाइम हिज नीज द इनवाइट किस टू शेयर। और उनके घुटने के साथ नहीं लिपटेंगे और प्यार नहीं करेंगे। ऑफ्ट हाउ डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड। कि कैसे वो अपनी फसलें काटा करते थे सिकल के साथ। दोस्तों सिकल एक औजार है जो यूज़ किया जाता है फसल काटने के लिए। देयर फरो ऑफ द स्टबबोर्न ग्लीब हैज़ ब्रोक। और वो कैसे ज़िद्दी ज़मीन को काश्त के काबिल बनाया करते थे। हाउ जोकंड डिड दे ड्राइव देयर टीम अ फील्ड। कि कितने खुशी के आलम में वो एक टीम के साथ फील्ड पर जाया करते थे, यानी खेतों में जाया करते थे। जोकंड का मतलब है खुशी के साथ, यानी हैप्पीली। हाउ बाउड द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक। और कैसे वो अपनी ज़ोरदार ज़रब के साथ, यानी स्ट्राइक के साथ लकड़ी को तोड़ा करते थे। दोस्तों यहाँ पे उन किसानों की बात हो रही है जो मर चुके हैं और अब वो ऐसा नहीं कर सकते। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर। इसमें शायर कहता है कि हमें जो एम्बिशियस पीपल हैं उन्हें इन लोगों के हार्ड वर्क पर हंसने नहीं देना चाहिए। और इनके जो छोटे छोटे घरेलू जो इनकी खुशियाँ होती हैं, होमली जॉयज़, उन पर। एंड देयर डेस्टिनी ऑब्सक्योर। और इनकी जो हार्ड डेस्टिनी होती है, एक मुश्किल इनकी जो मंजिल होती है, उस पर हमें एम्बिशियस लोगों को हंसने नहीं देना चाहिए। नोर ग्रेंडियर हेयर विद अ डिसडेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। और जो शोहरतमंद लोग हैं उन्हें इन गरीबों की कहानियाँ जो हैं, छोटी और सादी कहानियों पर इस तरह हंसना नहीं चाहिए। डिसडेनफुल स्माइल, यानी इतने बुरे तरीके से हंसना नहीं चाहिए जो शोहरतमंद लोग हैं उन्हें। ग्रेंडियर का मतलब होता है शोहरतमंद लोग। द बोस्ट ऑफ हिरैल्ड्री द पॉम्प ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी ऑल दैट वेल्थ एवर गेव। यानी उनके पास जितनी भी दौलत के ख़जाने और जितनी भी ताकत है और जितनी भी उनके पास खूबसूरती है और दौलत उनको जो दी गई है, यानी यहाँ पे अमीर लोगों की बात हो रही है। अवेट्स अलाइक द इनवाइटेबल आवर। ये सब उस वक्त का इंतज़ार कर रही हैं जब इन्हें मौत आएगी। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। और इनकी जो शानो शौकत है वो सब कब्र में चली जाएगी। नोर यू प्राउड इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट इफ़ मेमरी ओवर देयर टॉम नो ट्रॉफीज रेज। यहाँ पे शायर अमीरों को मुखातिब कर रहा है और कह रहा है कि तुम जो बड़ा प्राउड करते हो, तुम्हें इस चीज़ का ब्लेम गरीबों को नहीं करना चाहिए कि अगर उनकी कब्रों के ऊपर किसी किस्म की कोई मेमोरी नहीं लिखी गई या कोई उन्हें ट्रॉफ़ी नहीं दी गई, तो इस चीज़ का ब्लेम तुम्हें उनको नहीं करना चाहिए। वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रॉन आयल एंड फ्रेटेड वॉल्ट द पीलिंग एंथम स्वेल्स द नोट ऑफ प्रेज। या अगर किसी किस्म के उनके लिए तराने नहीं गाए गए या उनकी कब्रों पर कोई नक्शो निगारी नहीं की गई, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ। इसमें शायर कहता है कि जो स्टोरीड अर्न है, यानी वो जो गुलदान है जिसमें इंसान के रिमेनिंग्स रखी जाती हैं, जैसा कि आप लोग हिंदू मज़हब में देखते हैं कि वो जलाने के बाद वो इंसान की जो रिमेनिंग्स हैं उसको एक अर्न में, यानी एक वेस में डालते हैं। वो कहता है कि क्या वो जो वेस है और एनिमेटेड बस्ट, यानी वो जो डेकोरेटेड स्टैचू हैं,
किसी के मरने के बाद जो स्टैचू बनाया जाता है, क्या वो सब चीज़ें बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ, कि वो सब चीज़ें क्या उस मरे हुए बंदे को वापस इस दुनिया में ला सकती हैं? इसमें शायर अमीरों की बात कर रहा है जो गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। शायर उनसे पूछ रहा है कि तुम ये जो महंगे महंगे काम करते हो, क्या इससे तुम्हारे मरे हुए वापस आ सकते हैं? कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, क्या किसी के नगमे गाने से वो मरा हुआ इंसान बोलना शुरू कर सकता है? और फ्लैटरी सोथ द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, और क्या किसी की तारीफ करने से वो जो इंसान मर चुका है वो सुनना शुरू कर देगा? परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट इज़ लेड, कि ये जो नेग्लेक्टेड स्पॉट पर जो लेटे हुए हैं ये लोग, यानी यहाँ पे कब्रों की बात की जा रही है, कि शायद सम हार्ट वंस प्रेग्नेंट विद सिलेस्टिकल फायर, कि शायद इनके दिल जो हैं वो सिलेस्टिकल फायर से भरे हुए थे, यानी पैशन से भरे हुए थे। प्रेग्नेंट का यहाँ पे मतलब है फुल ऑफ, यानी भरे हुए थे सिलेस्टिकल फायर से, यानी पैशन से। हैंड्स दैट द रोड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेड, कि शायद इनके हाथ जो हैं वो सल्तनत पर हुकूमत करने के लिए बने थे। और वैग्ड टू एक्सटेसी द लिविंग लायर, ये शायद इनके हाथ इसलिए बने थे ताकि ये खुशी में लायर बजा सकें। दोस्तों लायर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो पुराने लोग बजाया करते थे, कि शायद ये खुशी में वो बजा सकें इसलिए इनके हाथ बने थे। बट नॉलेज टू देयर आइज हर एम्पल पेज रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम डिड नियर अनरोल, लेकिन इल्म ने यानी नॉलेज ने उन पर से अपनी आंखें हटा ली, और जो अमीर लोग हैं जो अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं, गरीब लोग उनके करीब तक भी नहीं पहुंच पाए। दोस्तों क्योंकि पुराने ज़माने में ना ये समझा जाता था कि जो नॉलेज है वो सिर्फ अमीरों की जागीर है, यानी सिर्फ अमीर लोग ही पढ़ने लिखने का हक रखते हैं, गरीबों को पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं थी। तो शायर इसलिए ये बात कर रहा है कि जो गरीब लोग थे उन पर से नॉलेज ने अपनी आंखें हटा ली, और अमीर लोग जो अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं, गरीब उनके करीब तक भी नहीं पहुँच पाए। चिल पेनवरी रिप्रेस्ड देयर नोबल रेज, कि गुर्बत ने उन गरीब लोगों के अंदर जो क्वालिटीज़ थी, जो नोबल क्वालिटीज़ थी, उन्हें दबा कर रख दिया। एंड फ्रोज द जेनियल करंट ऑफ द सोल, और उनकी जो सोल के अंदर एक करंट था आगे बढ़ने का, उसे जमा दिया। फुल मैनी ऑफ जेम ऑफ प्योरेस्ट रे सीन द डार्क अनफैदम्ड केव्स ऑफ द ओशियन बियर, शायर इसमें कहता है कि बहुत सारे ऐसे हीरे होते हैं, कीमती हीरे, जो समंदर की गहराइयों में और जो समंदर के अंदर मौजूद गारें होती हैं उनमें पाए जाते हैं, लेकिन कोई उन्हें फाइंड नहीं कर पाता, कोई उन्हें तलाश नहीं कर पाता। फुल मैनी अ फ्लावर इज़ बोर्न टू ब्लश अनसीन एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर, और बहुत सारे ऐसे फूल खिलते हैं जिन्हें कोई तलाश नहीं कर पाता, और वो अपनी जो खुशबू है, स्वीटनेस यानी अपनी खुशबू, सहरा की हवाओं में ज़ाया कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे शायर जो है इन पुअर लोगों की मिसाल दे रहा है, कि उनकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई हीरा समुंदर में मौजूद है जिसे कोई तलाश नहीं कर पाया, और जैसे एक फूल खिला सहरा में लेकिन उसे कोई देख नहीं पाया और उस फूल ने अपनी खुशबू ज़ाया कर दी। सम विलेज हैम्पडेन डैट में डाउंटलेस ब्रेस्ट द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड विथ स्टूड, इसमें शायर कहता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होंगे जो हैम्पडेन की तरह होंगे, फियरलेस, जिनकी छाती जो है यानी जिनका सीना जो है वो फियरलेस होगा, और जो अपनी खेतों में होने वाली जो बर्बरियत है उसके खिलाफ खड़े हुए होंगे। दोस्तों हैम्पडेन एक आदमी था जो खड़ा हुआ था चार्ल्स वन के खिलाफ। चार्ल्स वन एक बादशाह था, इसके खिलाफ ये बंदा खड़ा हुआ था और ये बहुत फियरलेस था। शायर उन लोगों का बता रहा है कि इनमें से शायद कुछ ऐसे हैम्पडेन जैसे लोग यहाँ पे दफन होंगे। सम म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन हेयर में रेस्ट, कुछ यहाँ पर ऐसे गूंगे मिल्टन जैसे भी होंगे, यानी गूंगे लोग जो अपने हक के लिए नहीं बोलते। सम क्रोमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड, और कुछ क्रोमवेल जैसे लोग भी होंगे। क्रोमवेल दोस्तों वो शख्स था जिसकी बात सुने बगैर ही बादशाह ने उसे सजाए मौत सुना दी, यानी वो इनोसेंट था, उसकी बात बादशाह ने सुनी नहीं। यानी यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनकी बात लोगों ने सुनी नहीं और ऐसे ही उन्हें मार दिया। The applause of listening, senates to command, the threats of pain and ruin to despise, यानी उन्हें ऐसा मौका ही नहीं मिला कि वो अपनी तारीफ सुन सकते सेनेट में जाकर और कमांड्स दे सकते जैसे कि पॉलिटिशियंस करते हैं, यानी उनमें किसी को पॉलिटिशियन बनने का मौका ही नहीं मिला होगा। द थ्रेट्स ऑफ पेन एंड ruin टू डिस्पाइज, और उनकी जो तकलीफ़ और दर्द हैं उन्हें दूर करने का भी उन्हें कोई मौका नहीं मिला। टू स्कैटर plenty ओवर अ स्माइलिंग लैंड एंड रीड देयर हिस्ट्री इन अ नेशंस आइज, यानी उन्हें कोई मौका ही नहीं मिला कि वो अपनी स्माइलिंग लैंड के लिए कुछ कर सकें, यानी उनकी जो ज़मीन है जिसे वो मोहब्बत करते हैं वो
उसके लिए कुछ कर सकें। और इसके अलावा उन्हें यह भी मौका नहीं मिला कि वो अपनी नेशन की हिस्ट्री लिख सकें, यानी अपनी नेशन के लिए कुछ ऐसे काम कर सकें जो हिस्ट्री में फिर लोग बयान करें उन्हें।